ऐसा नहीं लग रहा कि अब तो सामने से ही बता दिया है कि आपके पास बहुत जल्दी आने वाला है आपका नया वर्ल्ड चैंपियन, और सेथ रॉलिंस का भी स्टेटस क्लियर है जो बता रहा है कि रेसलमेनिया में शायद ट्विस्ट तो है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं स्मैकडाउन के एपिसोड को, और आज वीडियो थोड़ी सी लेट आई है और जानबूझ के ही लेट आई है आज। और वैसा मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको वीडियो में आगे रिव्यू को एक्सप्लेन करते करते बताऊंगा। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है टिफनी स्ट्रैटन के साथ, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आती हैं। जेड कारगिल को आके उन्होंने कॉल आउट किया, निक ऑल्डिस आके कह रहे हैं कि नहीं नहीं कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट हम लोग नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी टिफनी स्ट्रैटन उनको कॉल आउट कर रहे हैं, जिसके बाद निकल के आती हैं जेड कारगिल। और जेड कारगिल क्योंकि अब हील बन चुकी हैं तो उनको ज़्यादा ऐसे लड़ाई झगड़े में पड़ना है नहीं। उन्होंने आगे बोला नहीं नहीं मुझे तो इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना है नहीं, मुझे सिर्फ सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में वो जो चैंपियनशिप है उसको कैप्चर करना है। और उसके बाद टिफनी स्ट्रैटन मारने के लिए जा भी रही होती है, लेकिन फिर सिक्योरिटी वाले बंदों ने उन्हें वहां पे रोक लिया। तो बस वो इस तरीके से दिखाना चाह रहे थे कि भाई देखो हम इन्हें लड़ने नहीं दे रहे। और ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू करती है जब उनको थोड़ा हील सुपरस्टार के ऊपर थोड़ी सी हीट और लेके आने के लिए वो चाहते हैं। तो बस इससे ज़्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू ने यहाँ पे कुछ दिखाने की कोशिश नहीं करी। इसके बाद बैक स्टेज से एक सेगमेंट था और यहाँ पे आर्ट ट्रुथ, क्योंकि अभी हैलोवीन वाला चल रहा है तो कोई किसी का कुछ बन के आता, कोई किसी का कुछ पहन के आता। यहाँ पे आर्ट ट्रुथ को थोड़ा सा दिमाग में उनकी डेट्स ऊपर नीचे हो गई, क्योंकि उनके हिसाब से ये क्रिसमस आ चुका है और वो सेंटा क्लॉज बन के आए हुए थे। तो आर्ट ट्रुथ की जो फनी हरकतें हैं वो वैसे ही चलेंगी। और बैक स्टेज भी लोगों ने उनको देख के कंफ्यूज है कि मतलब ये बंदे को क्या लग रहा है कि अभी ये क्रिसमस का माहौल चल रहा है। लेकिन खैर आर्ट ट्रुथ का जो कैलेंडर है या फिर उनका जो दिमाग है वो थोड़ा सा अलग चलता है, ये बात हम लोग सारे लोग जानते हैं। अब इसके बाद आता है शो पर यूएस चैंपियनशिप के लिए ओपन चैलेंज, और मेरा एक बहुत ही हॉट टेक है इसके बारे में। भाई जॉन सीना के अलावा नहीं करना चाहिए किसी को ओपन चैलेंज। वो उस टाइम की बात थी, वो जॉन सीना का वो वाला कैरेक्टर था। तुम पहले खुद का अपना कैरेक्टर बनाओ, तुम मेन रोस्टर की जो ऑडियंस है उनके साथ और ज्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को फेमिलियर करवाओ, अपने कैरेक्टर में डेप्थ लेके आओ। क्योंकि ओपन चैलेंज करने से तुम एक रेसलिंग मैच अच्छा दे सकते हो, लेकिन फिर वो एग्जीबिशन मैचेस की तरह लगता है कि एक इस हफ्ते ये और उस हफ्ते वो। और आज डब्ल्यूडब्ल्यू ने वही किया है फिर से इलिया ड्रैगुनोव के साथ में। ये मेरा ओपिनियन है इसके ऊपर, आप बताना क्या मैं सही कह रहा हूं या फिर नहीं। क्योंकि ठीक है आपको रेसलिंग क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी वीकली शोज के ऊपर, लेकिन भाई उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस आजकल डब्ल्यूडब्ल्यू खुद स्टोरी लाइन को देना चाहती है, जबकि वो दे फिर भी नहीं पा रहे हैं। तो इसके बाद क्या होता है, नेथन फ्रेजर ने आके चैलेंज किया, तोमासो चांपा भी आते निकल के, जैसे कि उनको भी मैच चाहिए। अब इनके बीच में लड़ाई वगैरह हो गई, लेकिन इलिया ड्रैगुनोव कहते हैं कि नहीं नहीं पहले नेथन फ्रेजर आया था तो उसको पहले मैच मिलेगा। इसके बाद इनके बीच में मैच भी होता है। अगेन अच्छा रेसलिंग मैच है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इस चीज से कि पहले कैरेक्टर की जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। ऑब्वियसली ये मैच उनको जीतना था, एंड में अपना एच बॉम्ब फिनिशर लगा के ये मैच इलिया ड्रैगुनोव जीत गए। और इसके बाद इनके बीच में लड़ाई हो रही है, तोमासो चांपा भी निकल के आ रहे हैं, जॉनी गार्गानो भी निकल के आ रहे हैं, ये सारे लोग जो है फिर आपस में लड़ रहे हैं। और फिर एंड में जो फ्रेम होता है वो कुछ ऐसा था कि टामा टोंगा के पास में वो यूएस चैंपियनशिप है और ये करके उन्होंने वो जो चैंपियनशिप है वो इलिया ड्रैगुनोव को दी थी, उन्होंने भी खींच के ली। वो अनइंटेंशनली बहुत ज्यादा फनी सेगमेंट हो गया, मतलब इंटेंशनली ये है, लेकिन जिस तरीके से इलिया ड्रैगुनोव ने वो टाइटल ली वो उसको फनी बना रहा था। और अगर कोई सीरियस प्रोग्राम यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यू शुरू कर सकती है तो वो यही है जब इलिया ड्रैगुनोव के सामने टामा टोंगा आएंगे, जो कि अब लग रहा है कि पहले से थोड़ा ज़्यादा लेजिट फील हो रहे हैं एज सुपरस्टार। थोड़ा सा वो जो बल्क करके आए हैं जिसमें मसल के साथ साथ ज़्यादा थोड़ा सा फैट नज़र आ रहा है, लेकिन जो भी है वो चीज़ अच्छी काम करने वाली है टामा टोंगा के लिए, फिलहाल देख के ऐसा लग रहा है। अब इसके बाद शो पर एक और मैच आता है। भाई ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है? मुझे लग रहा है कि मैं भी अगर ट्रिपल एच को जाके बोल दूं कि मैं एक यूट्यूबर हूं, मुझे 8 साल से हो गए कंटेंट बनाते हुए, तो एक मैच मुझे मिल सकता है क्या स्मैकडाउन में? शायद मुझे भी मिल जाए, क्योंकि ये मैच था किट विल्सन वर्सेस कार्मेलो हेज के बीच में। अब ऐसा नहीं है कि इन सुपरस्टार के अगेंस्ट में मैं कुछ बोल रहा हूं, लेकिन भाई पिछले कुछ हफ्तों से तुम कोई स्टोरी तो दिखाओ, तुम कुछ कहानी तो दिखाओ, तुम ये तो बताओ कि ये बंदा अगर शो पर कंपीट कर रहा है तो ये क्यों कर रहा है, इसका क्या लॉजिक है, क्या है। वो सबसे ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं। 2 घंटे की स्मैकडाउन होती है, उसमें से भी आप एड्स मिला लो, तो फिर भी इनके पास इतना टाइम है, इतने ज्यादा इनके पास चीजों की कमी है कि ये किट विल्सन और कार्मेलो हेज का भी एक सिंगल्स मैच करवा सकते हैं। ये मत समझना कि इनको सिंगल्स मैच मिल रहा है उससे प्रॉब्लम है, इसके पीछे कोई कहानी नहीं है और कोई ज्यादा वर्दी चीज नहीं है, उसके बारे में बात हो रही है। और अगर आपने इस टाइप के शो को एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर भाई शायद आपको डब्ल्यूडब्ल्यू के असली मजे क्या होते हैं वो आपने कभी जाना ही नहीं है, कभी समझा ही नहीं। अब वही है कि फर्स्ट 48 उन्होंने लगाया इस मैच में और वो ये मैच वो जीत गए। इसके बाद मिज ने आके अटैक किया, बस हाँ ये एक थोड़ी सी याद रखने वाली चीज है, बाकी उसके अलावा तो कुछ चल नहीं रहा है यहाँ पे। जैसे मिज और कार्मेलो हेज की स्टोरी के ऊपर ये थोड़ा और
ऐसे फोकस करे तो बेटर रहेगा। ये नहीं कि तुम मैच करवा रहे हो उसके बाद वो बस 10 सेकंड के लिए तुम ऐसा दिखा रहे हो, आई थिंक वो चीज़ ज़्यादा इंटरेस्ट दिलाने नहीं वाली फैंस को। इसके बाद शो पर बैक स्टेज से एक सेगमेंट आता है और निक ऑल्डिस यहाँ पे कोडी रोड्स से पूछते हैं कि क्या तुमने अटैक किया है जेकब फाटू के ऊपर। तो ये वाली चीज़ को भी ये स्टोरी लाइन में लेके आ रहे हैं कि जो शक के दायरे में है वो कोडी रोड्स भी आ सकते हैं, लेकिन जो स्पेकुलेशन है वो चल रही थी कि शायद वो अटैक रैंडी ऑर्टन ने किया है, और अगर मैं सही हूं तो शायद रैंडी ऑर्टन को स्मैकडाउन के शो में भी आना था। पता नहीं क्या चल रहा है उनके साथ। डब्ल्यू वही है, एक बढ़िया सा सोचो रैंडी ऑर्टन की जगह नहीं बन रही स्मैकडाउन में और किन किन की जगह बन रही है। आई थिंक इससे ज्यादा कुछ ज्यादा मैं बेटर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसके बाद शो पर एक मैच आता है नाया जैक्स और एलेक्सा ब्लिस के बीच में। इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में वो जो साइज का डिफरेंस है ना जब ये लड़ रहे होते हैं, उस चीज ने इस मैच को काफी स्पेशल बनाया। रिंग साइड से शार्लेट फेयर भले ही ये हील वाले जोन में नहीं रहते, ये फेस ही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने डिस्ट्रैक्शन करी और एंड में एनाइलेटर अगर लग जाता है एलेक्सा ब्लिस के तो पता नहीं क्या कितनी हड्डियां टूटती है एलेक्सा ब्लिस की। लेकिन वहां से डिस्ट्रैक्शन क्योंकि शार्लेट फेयर की हो गई तो फिर एलेक्सा ब्लिस को थोड़ा मैच में जो है मोमेंटम मिल गया, अपना मोमेंटम का एडवांटेज मिल गया। एंड में उन्होंने विक्ट्री को स्टील ही किया है, यही मैं बोलूंगा। नाया जैक्स एकदम शॉक हो गई कि एलेक्सा ब्लिस मुझे हरा के जा चुकी है। तो ये स्टोरी लाइन को डेफिनेटली भी यहाँ से ऐसे ही कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले कुछ टाइम में नाया जैक्स के बारे में इतनी बात हो नहीं रही, लेकिन आई थिंक दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यू जब उनको ऐसे स्टोरी में फीचर करेगी तो वही है, फिर उनका भी जो स्टोरी लाइन में मेन हिसाब किताब है वो सही हो जाएगा। इसके बाद शो पर हमको बैक स्टेज से सेगमेंट देखता है और ये फनी था। रे फिनिक्स आके सोलो सिकोवा के पास जाते हैं, मतलब पूरी एमएफटी वहां पे खड़ी थी कि जैसे कि उनको मैच करना है, और उसके बाद पहले वो चले गए, लेकिन क्योंकि उनको मैच करना था टाला टोंगा से जो कि बहुत ऊपर है, तो वो लिटरली एक प्रोडक्शन वाला जो बॉक्स है जिसमें शायद वो एलईडी लाइट्स को ही रखते हैं जो बैक से दिखता ही रहता है, उसके ऊपर वो खड़े होकर कहते हैं मैं तुझसे फाइट करना चाहता हूं। ऐसे नीचे देख के उन्होंने ठाला टोंगा को बोला है। तो अब ये नेक्स्ट वीक के लिए इस मैच को ऑफिशियल भी कर चुके हैं। तो बड़ा अलग तरीका था डब्ल्यूडब्ल्यू का इस मैच को ऑफिशियल करने का कि बड़ा मैच उनको चाहिए तो रे फिनिक्स को उन्होंने उस डब्बे के ऊपर ही खड़ा करवा दिया। इसके बाद शो पर मैच आता है एमसीएमजीज वर्सेस जेसी मटेओ एंड टामा टोंगा का, और ये स्टोरी ये दिखा रहे होते हैं कि पहले जब आए थे ये एमसीएमजीज तो इन्होंने आते ही टाइटल्स को कैप्चर कर लिया था, तो ये थोड़ा सा बदला लेने के लिए देख रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। रिंग साइड से वही पूरी एमएफटी है तो डिस्ट्रैक्शन होती है और इसकी वजह से एमएफटी ये वाला मैच जीत चुकी है। और इसके बाद जब ये मारामारी कर रहे थे तो बचाने के लिए रे फिनिक्स भी आते हैं, उसके बाद शिंसुके नाकामुरा भी आते हैं, लेकिन किसी चीज का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि एमएफटी यहां पे ज्यादा भारी पड़ गई। अब इसके बाद आता है शो का मेन इवेंट, और पूरे शो में अगर किसी चीज को 10 आउट ऑफ 10 मैं रेटिंग दूंगा या फिर किसी को बोलूंगा कि शो से आज यही एक वो चीज है जो कि सबसे ज्यादा मैटर करी या फिर इसको आप एंजॉय करोगे, तो वो यही मेन इवेंट वाला सेगमेंट है जहां पे होनी थी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर की। सबसे पहले निक ऑल्डिस ने बैक स्टेज से ड्रू मैकिंटायर से भी पूछ लिया कि कॉन्ट्रैक्ट देख लिया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ड्रू मैकिंटायर भाई बंदा बहुत चिल है, कह रहा हाँ देख लिया मैंने कॉन्ट्रैक्ट, और कंधे पे हाथ रख के बोल रहे हैं कि हाँ यार तेरी बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है तो थोड़ा सा रिलैक्स कैसे होते हैं ना वो सीख ले। अब निक ऑल्डिस को ये नहीं पता था कि अभी तो ड्रू मैकिंटायर ऐसा बोल रहा है, लेकिन अब जब कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की बात आएगी तो ये बंदा क्या क्या चीजें करने वाला है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग शुरू होती है। निक ऑल्डिस सबसे पहले कोडी रोड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद ड्रू मैकिंटायर को करते हैं। निक ऑल्डिस कहते हैं बस सब कुछ हो गया है, सिर्फ एक ही चीज है करने के लिए और वो है कि तुम दोनों के दोनों बंदे इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर लो। अब इसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने पकड़ा, साइन करने के लिए वो जाते हैं, लेकिन यहां पे उन्होंने अपने असली रंग दिखा दिया, मैं साइन नहीं करूंगा इसको। कोडी रोड्स कह रहे तो पागल आदमी है, उन्होंने पकड़ा और उन्होंने साइन कर लिया। निक ऑल्डिस कहते हैं अच्छा रीजन बता कि क्यों साइन नहीं करेगा, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट जैसे होता है वैसे ही है। लेकिन अब यहां पर ड्रू मैकिंटायर अपनी वो दलील देते हैं जो कि शायद बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है उनके एसएनएमई के अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के मैच में। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि देखो अगर मैं डिस्क्वालीफाइड हुआ या फिर मैं काउंट आउट से बाहर हुआ मैच से तो भी कोडी रोड्स के पास टाइटल रहेगा, लेकिन अगर कोडी रोड्स डिस्क्वालीफाई होता है या फिर अपने आप को काउंट आउट कर देता है जो कि इसकी हरकतें रही हैं पहले, तो भी ये बंदा चैंपियनशिप इसके पास ही रहेगी। तो मैं नहीं करने वाला ये कॉन्ट्रैक्ट साइन, मेरे को ये मतलब वो अपना थोड़ा वो मांग रहे थे कि भाई बराबरी का होना चाहिए, जबकि हमको पता है डब्ल्यूडब्ल्यू में हमेशा से ही जो चैंपियन है उसका एडवांटेज होता है। अब निक ऑल्डिस ने क्या गेम खेला, कहता है अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं मत कर, अभी बैक स्टेज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी अगर ये ऑफर दिया जाएगा तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेंगे। तो ड्रू मैकिंटायर कहते हैं ठीक है ऐसा करना तो कर लो। वो वहां से जाने लगते हैं, मतलब ड्रू मैकिंटायर भी फुल एटीट्यूड में थे, लेकिन शायद उनको पता था कि कोडी रोड्स
मुझे रोकेगा, और कोडी रोड्स ने वैसा ही किया। वो कोडी रोड्स वो मतलब ड्रू मैकिंटायर को रोकते हैं कोडी रोड्स और कहते हैं जाके बैठ जा, और कहता है अच्छा तू ये चाहता है ना कि अगर कोडी रोड्स डिस्क्वालीफाई हो या फिर ये काउंट आउट से बाहर हो तो भी जो टाइटल है वो मेरे हाथ से निकल जाए, यही चीज तेरे को चाहिए ना, बराबरी का सब कुछ चाहिए, वही जो ड्रू मैकिंटायर की डिमांड होती है। कहते हैं यस आई एम ओके, और उन्होंने अग्री कर लिया। निक ऑल्डिस रोकते हैं लेकिन कोडी रोड्स ने निक ऑल्डिस को रोका, फिर बाद में जाकर निक ऑल्डिस को अग्री करना पड़ा और ड्रू मैकिंटायर ने साइन किया और कहते हैं नाउ इट्स ऑफिशियल। ऐसा करके ड्रू मैकिंटायर बंदा बहुत ज्यादा खुश है। अब यहां से ड्रू मैकिंटायर देखो क्या बोलते हैं, कहते हैं कि देख मैंने तेरी जो सक्सेस जो तो तेरी पूरी फिनिश द स्टोरी है ना, इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया, लेकिन तू कॉर्पोरेट कोडी बन गया। अपने आप को वो रियल अमेरिकन ड्रीम बोलते हैं, और समझ में आ गया कोडी रोड्स को कि भैया ये पर्सनल होना चाह रहा है। और कोडी रोड्स का क्या जवाब था, मैं तो कह रहा हूं कि ये कोडी और ड्रू ने आज जो बोला है, इसको अगर इस स्टोरी लाइन के बिल्कुल जब ये शुरू हुआ था तब बोलते तो और ज्यादा इसको शुरुआत से देखने में मजा आता। तो कोडी रोड्स कहते हैं कि देख हम स्टोरीज की तो बात करते हैं ना, लेकिन तेरी स्टोरी और मेरी स्टोरी में थोड़ा सा डिफरेंस है, और डिफरेंस ये है कि जब मैं फेड अप हुआ WWE में तो आई ग्रू सम बॉल्स एंड आई वॉकड, लेकिन उसकी बजाय तेरे साथ क्या हुआ था, यू जस्ट गॉट फायर्ड। यानी डिफरेंस है जिस तरीके से हम दोनों कंपनी से बाहर निकले थे, और फिर जाते जाते वो ये भी ये बोलते हैं वो कि नाइस गाइस जो है यूज्ड टू फिनिश लास्ट, लेकिन जब से मैं आया हूं मैंने सीन चेंज कर दिया, ऐसे कोडी रोड्स बोल रहे होते हैं। अब ड्रू मैकिंटायर गुस्सा आ गया, नहीं लास्ट में जाके तू नहीं बोलेगा मैं बोलूंगा। कहते हैं ये तू क्या इन लोगों को इंप्रेस करना चाहता है, आज तू ऑरेंज सूट पहन के आया ताकि हैलोवीन में तू इन सारे लोगों को खुश कर सके, जिसके साथ तुझे अभी होना चाहिए, जिसको तुझे अभी खुश करना चाहिए वो है तेरी डॉटर्स। और यहाँ पे वो जैसी नेम वेम की बात करते हैं उनके लेने की, कोडी रोड्स को एकदम से गुस्सा आ गया, उन्होंने पंच करना शुरू कर दिया, टाइटल से वो मारने के लिए जाते, लेकिन ड्रू मैकिंटायर भाग लिया। और ड्रू मैकिंटायर बहुत खुश है क्योंकि वो यही करना चाहते थे कोडी रोड्स के साथ, और इसी दौरान पीछे से निकल के भी आ गए ड्रू मैकिंटायर। उसके बाद उन्होंने जो क्लेमोर है वो भी हिट कर दिया, और जो टेबल वहां पे रखा हुआ था उसी में फिर उन्होंने पावर बॉम्ब भी लगा दिया, और चैंपियनशिप को पकड़ के वो बोला कि ये तेरी आखिरी रात होने वाली है चैंपियनशिप के साथ, क्योंकि इसके बाद ये टाइटल मेरे पास आएगा। और यहीं से हम बात करते हैं SNME की प्रेडिक्शंस के बारे में। और देखो आज के स्मैकडाउन का मैं कोई रेट नहीं कर रहा क्योंकि मुझे रेट करने जैसा शो लगता नहीं है। अब SNME में कल क्या होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं आपको सेथ रॉलिंस का बता देता हूं भाई। तो सेथ रॉलिंस ने खुद ही से ये बताया है कि उनको 6 महीने लगेंगे अपनी इस पूरी सर्जरी और रिकवरी के बाद WWE में वापस आने के लिए। अब सेथ रॉलिंस ने 6 महीने बोला है, तो क्या हमें 6 महीने मानना चाहिए? ये बात जानने और समझने के लिए आप लोग इनफ समझदार हो। और जिस तरीके से सेथ रॉलिंस ने बताया था हैलोवीन चल रहा था, वो एक भालू के से कपड़े कुछ कॉस्ट्यूम वगैरह पहन के आए थे, और उसमें बड़ा रो ऐसे हो रहे होते, बहुत ज़्यादा मैसी से बन के आए थे सेथ रॉलिंस। लेकिन देख के अच्छा लग रहा है कि चलो अगर बंदे के साथ थोड़ा सा बुरा भी हुआ है, लेकिन वो उसको उस तरीके से ले नहीं रहा कि वो सही में उतना बुरा फील करे। और अब आ जाते हैं SNME की प्रेडिक्शंस के ऊपर, क्योंकि स्मैकडाउन में ही इसको कर लेते भाई। स्मैकडाउन तो आज कैसी रही हो मैंने आपको बताया। और वीडियो लेट क्यों हुई? वीडियो लेट इसलिए हुई क्योंकि भाई ऐसा स्मैकडाउन का शो देख के दिमाग तो कुछ टाइम के लिए फ्रीज हो जाता है कि अब इस पे वीडियो क्या बनाई जाए। तो फिर मैंने कहा इतनी मोटिवेशन नहीं है ऐसे स्मैकडाउन के लिए। चल, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स, इसी मैच की अगर हम सबसे पहले बात करें तो देखो कोडी रोड्स के जीतने के क्या रीजंस हैं। रीजंस ये हैं कि कोडी रोड्स के पास WWE टाइटल रखना थोड़ा सा सेफ समझती है, ज़्यादा उनको दिमाग फिराने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ड्रू मैकिंटायर को अगर आप देखोगे तो उसके साथ ये है कि अगर वो टाइटल जीतता है तो एकदम से जो स्टोरी है वो फ्रेश हो जाएगी। और बहुत टाइम से ड्रू मैकिंटायर उस चैंपियनशिप को चेज कर रहे हैं। अब से स्टिपुलेशन भी डाल दिया कि अगर डिस्क्वालीफाई या फिर काउंट आउट भी होता है तो भी स्टिल ड्रू मैकिंटायर ये वाला मैच जीत सकते हैं। और क्या वो एक बंदा है जो कि आके इस मैच में डिस्क्वालिफिकेशन भी कर सकता है, काउंट आउट भी करवा सकता है कोडी रोड्स को? वो नाम कौन सा है अभी मैं अपने मुंह से लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि वो 1000 करोड़ बार ले लिया है, लेकिन अब तक वो चीज हुई नहीं है। तो बोल्ड प्रेडिक्शन जरूर है, लेकिन मैं जा रहा हूं ड्रू मैकिंटायर के साथ कि वो कल SNME में कैप्चर करने वाले हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। अपनी प्रेडिक्शन भी आप लोग बताना। फिर उसके बाद शो पर मैच है टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस जेड कारगिल। यहां पे भी देखो मुझे लगता है टाइटल चेंज होगा क्योंकि जेड कारगिल को हील बनाने के बाद WWE अब चाहेगी कि जो पहले ही वो स्ट्राइक करे वो जबरदस्त हो, और अगर ऐसे में वो टाइटल हार गई, मतलब चैंपियनशिप मैच हार गई, तो फिर उनके कैरेक्टर पर स्पेशली अब क्योंकि वो हील बन चुकी हैं तो एक चोट पहुंचेगी बहुत तगड़ी वाली। और टिफनी स्ट्रैटन उतनी तो चोट सह सकती है। तो मेरे ख्याल से इस मैच में जो विक्ट्री है वो आ रही है जेड कारगिल के पास, और यहां पे एक नया चैंपियन क्राउन होने वाला है। इसके बाद शो पर मैच है अनडिस्प्यूटेड इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, जो कि है डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस पेंटा वर्सेस रूसेव के बीच में। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि जो हमने स्पेकुलेशंस और रिपोर्ट्स सुनी है कि डोमिनिक मिस्टीरियो और जॉन सीना का मैच होगा, तो अगर ये मैच हो रहा है तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो के पास से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप चली जाए? तो वही है, अपने काफी सारे जो हील टैक्टिक्स है उसका यूज करके डोमिनिक मिस्टीरियो यहां पे अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे, और आगे जाकर फिर उनका जो प्रोग्राम है वो शुरू होगा जॉन सीना के साथ। और वर्ल्ड हेवीवेट
चैंपियनशिप के लिए मैच है सीएम पंक वर्सेस जे ऊसो, जिसमें अगर जे ऊसो के हाथ में आती है विक्ट्री तो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिसेंटली मोस्ट कंट्रोवर्शियल मैचेस में से एक हो सकता है। देखो यहां पर प्रेडिक्ट करना मामला थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अब तो आप ये भी नहीं देख सकते कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई जे ऊसो के ऊपर ट्रिगर पुल करेगी या फिर नहीं, क्योंकि हमको ये पता है कि इतने सारे रिसेंटली जो ऑनलाइन बैकलैश मिला है, डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टिल अपना जो वो एजेंडा है जे ऊसो को लेके उसी को आगे लेके चल रही है, उसमें वो कोई क्रिएटिवली डिसीजंस में चेंज नहीं करने वाला है। तो चांसेस हैं कि जे ऊसो भी ये वाला मैच जीतें, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन रहेगी कि ये वाला मैच सीएम पंक जीतेंगे और वो क्राउन होंगे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। वो चीज जो कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न करने के बाद से ही करना चाहते हैं, वो हुआ तो था लेकिन उसके बाद कैश इन से वो सारी चीज ड्रू मैकिंटायर ने उनके लिए बर्बाद कर दी थी। बाकी आप अपने प्रेडिक्शन जरूर बताना। इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।